कल हम लोगों ने टेक्निकल एसईओ का हाफ लेक्चर किया था और उसका रिमेनिंग पार्ट है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। तो नेक्स्ट वीक है वो स्टार्ट होगी हमारी ऑफ पेज एसईओ। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर में पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है तो स्टार्ट अच्छा। टेक्निकल एसईओ में जो हमारी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे थे, तो वेबसाइट की टेक्निकलिटीज बात कर रहे थे कि हमारी वेबसाइट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है और उसमें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसको हम लोग उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो उसके अंदर एक और चीज़ है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि जब आप लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक तो वेबसाइट आप ओपन करते हो डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे सिस्टम है लैपटॉप या डेस्कटॉप जो डेस्क के ऊपर पीसी पर पड़ा होता है, पीसी भी कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो एक जब उसके ऊपर आप वेबसाइट ओपन करते हो तो आपकी वेबसाइट जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर होती है। एक होती है मोबाइल के ऊपर भी आप वही वेबसाइट ओपन करते हो। आपकी जो वेबसाइट है आपको तो नज़र आ रहा है और अभी तक आपको यही होगा कि शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन डेस्कटॉप की वेबसाइट का अलग डिज़ाइन होता है और मोबाइल की वेबसाइट का डिज़ाइन अलग होता है। ज़्यादा से मतलब है कि मोबाइल के लिए उसको रिस्पॉन्सिव किया जाता है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है कि अगर मोबाइल के ब्राउज़र से कॉल आई है यूज़र की तो रिस्पॉन्स करे। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि मोबाइल से रिलेटेड जो आपकी वेबसाइट है वो होनी चाहिए। अगर ये वेबसाइट आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तो क्या होगा? यूज़र आएगा तो यूज़र को क्वेरी जो है वो उसमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। आप देखते हो फेसबुक आप यूज़ करते हो तो आप लोग इधर उधर नहीं जा सकते, मोबाइल के ऊपर नीचे होती है। वेबसाइट के अंदर भी ऐसे ही होता है जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है। मोबाइल के ऊपर आप स्क्रीन करोगे तो इधर उधर नहीं जाएगा वो, ऊपर नीचे। ठीक है, तो इट्स मीन कि उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होनी चाहिए। तो अगर हमारे क्लाइंट की या हमारी वेबसाइट जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, टेक्निकल इशू है कि नहीं है? बिल्कुल। तो हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्लाइंट की या हमारी अपनी। इसको टेस्ट करने का तरीका होता है, गूगल का अपना ही एक टेस्ट है। ये स्क्रीनशॉट साथ लगाया मैंने। ये जब आपके पास स्लाइड्स आती हैं तो ये क्लिकेबल स्लाइड्स है। ठीक है, इसके ऊपर आया तो वो हाथ का निशान हो गया। इट्स मीन कि आप क्लिक करोगे तो आपको ये उसी यूआरएल पे ले जाएगा और आप किसी भी बंदे की किसी भी वेबसाइट को जाके यहाँ पे पेस्ट करो तो ये आपको फिर उसकी रिपोर्ट बना देगा। ठीक है, तो आसान तरीका है करने का। इससे जो चीज़ें रिस्पॉन्सिव होंगी वो भी बता देगा, जो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी वो भी बता देगा। तो मुश्किल है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, थ्रू यूआरएल और कोड का क्या मतलब है कि आप कोड पेस्ट करके चेक कर सकते हो कि ये मेरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव कोड है या नहीं। ये डेवलपर करते हैं, लेकिन हम लोग तो डेवलपर नहीं है, तो हमें सिर्फ यूआरएल भी यूज़ करना है। कोड लाइक मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ किसी वेबसाइट का, कोई पार्ट है या होम पेज का कोड है तो मैं सारा कॉपी करूँगा और कोड के अंदर जाकर पेस्ट कर दूँगा और कोड को रन कर दूँगा। अगर रिस्पॉन्सिव होगा तो गुड है, नहीं होगा तो जो जहाँ पे एरर होगा मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूँगा। क्लियर है? जी। तो हमारा जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना है। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ ऐड कर दूँ, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना इसलिए यहाँ पे टेक्निकल इशू बन गया कि अब जो 70 to 80% ट्रैफिक आती है वो आती है मोबाइल से। ठीक है ना? तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपने समझो 20% लोगों को तो टारगेट कर रहे हो, लेकिन 80% वालों 70-80 वालों को इग्नोर कर रहे हो। तो जिनको इग्नोर कर रहे हो उस पर फिर इश्यूज आएंगे। बाउंस रेट मैंने वर्ड यूज किया था। जी, बाउंस रेट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे आया और बाउंस बैक कर गया, अंदर आया बताया कि वापस। ठीक है, तो विद इन सेकेंड वो बैक गेयर लगा गया। तो जो बैक गेयर करेगा फौरन से, अगर आपका बाउंस रेट हाई होगा, लोग ज़्यादा आके वापस आ रहे होंगे फौरन से, तो ये गूगल को क्या इंडिकेशन जाएगा, वेबसाइट खाली है। ठीक है ना, यूजर स्टे नहीं कर रहा। सही बात। फिर आपकी वेबसाइट अगर पहले नंबर में भी चली गई और ये इशू आना शुरू हो गया तो आपकी वेबसाइट वापस नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए रैंकिंग मेंटेनेंस भी होती है एसईओ के अंदर ना। हम लोग जब गूगल में फर्स्ट पोजीशन पे चले जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पहले नंबर पे चले गए तो हमेशा से पहले नंबर पे हो। ठीक है,
तो उसको मेंटेन करना होता है। मेंटेन इन्हीं चीज़ों से किया जाता है, ठीक है। आपके अंदर इश्यूज आ रहे हैं, बाउंस रेट चेक कर रहे हो, समटाइम बाउंस रेट ऊपर चला जाएगा, इसके भी ये लोग चार्जेस पे करते हैं कि मैंने एसईओ तो नहीं करवानी, लेकिन मेंटेनेंस के पैसे दूंगा। आप सिर्फ चीज़ों को मेंटेन करोगे, मतलब करना कुछ नहीं है, सिर्फ कहीं इशू आएगा तो देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आती है मोबाइल AMP, इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ये बड़े जो न्यूज़ चैनल है ना, इनके न्यूज़ पेजेस इस तरह के होते हैं। ये जैसे जियो न्यूज़ है, CNN है, BBC है, जो भी बड़ी न्यूज़ चैनल है ना, उनके पेजेस होते हैं AMP। AMP क्या होता है कि इंस्टेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके ना आप गूगल पे उस रिजल्ट को सिर्फ क्लिक करते हो और रिजल्ट्स क्या आते हैं इंस्टेंट, डिले वाला कोई चक्कर नहीं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निकल एडवांस है। जैसे अभी आप लोग अपने इसका प्लगइन भी मिल जाता है, लेकिन आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसमें कुछ टेक्निकल और भी एडवांस चीज़ें होती हैं जो कि आप प्रैक्टिस से करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए AMP पेजेस भी हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करेंगे ये ब्लॉग्स पे ज़्यादा, होम पेज पे नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका अलहदा से पेज, इसका भी जैसे मोबाइल वेबसाइट अलहदा से बनती है, इसके भी अलहदा से पेजेस बनते हैं। और गूगल, तो गूगल में ये पेजेस रैंक जो होते हैं दूसरी वेबसाइट से ज़्यादा जल्दी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये इंस्टेंट यूज़र को शो रिजल्ट होता है, तो गूगल के लिए ये सबसे बेस्ट है। या इसके कि वो वेबसाइट 10 सेकंड में खुल रही और एक वेबसाइट सिर्फ क्लिक किया और वेबसाइट ओपन। आपने देखा होगा फेसबुक पर भी आप क्लिक करो फौरन से आ जाता है, उसके आप फेसबुक एक्सेलरेटेड पेजेस होते हैं, फौरन से पहले आता है। और इसी तरह गूगल के अंदर होते हैं, और ये इन वेबसाइट के साथ लिखा होता है, वो बिजली का निशान होता है। इस तरह अगर आप कोई भी निशान एरो देखो, साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे होगा, कोई भी निशान इस तरह में देखो ऐसे बना होता है, ठीक है। वो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज होता है। आप उस पर क्लिक करके एक्सपेरिमेंट करके देखना, कोई भी न्यूज़ गूगल में जाके लिखना, आज CNN इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स आएंगी तो वहाँ पे आपको शो होगा, क्लिक करोगे फौरन ओपन हो जाएगा, ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो ये यूज़ नहीं आप लोग इनिशियल लेवल पे करोगे, पीछे तक तो हम जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं यूज़ करेंगे। ये वाली चीज़ें थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन कंसेप्ट में आपको साथ ही बता रहा था कि आपको पता और आगे जाकर फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सर ये कोई AMP पेजेस जब बनाए जाते हैं तो इसकी कोई अलहदा से एसईओ करनी पड़ती है? तो ये हाँ जी, इसके ट्रैकिंग कोड भी अलहदा से लगाना पड़ता है, इसको अलहदा से ट्रीट किया जाता है एज ए न्यू सही पेज और वेबसाइट, ठीक है। ये कुछ प्लगइन्स है, ठीक है, जाके ट्राई करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कंडीशन के लोग चेक करो एरर आता है क्या आता है नहीं आता, ठीक है। सर्च भी करो तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। प्लगइन का URL मैंने दिया, एक ये भी है, ठीक है। 2 प्लगइन्स हैं, दोनों ऑप्शन जाकर ट्राई करो, अलग-अलग इकट्ठे ना ऑन कर लेना, एक टाइम पे एक ही प्लगइन को आपने एक्टिव करना है, क्योंकि दोनों का पर्पज क्या है, सेम है। ये वो वाला जो मैं बात बता रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स का एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस में अलहदा से ट्रैकिंग कोड लगेगा, बात समझिए। ये आपकी वेबसाइट गूगल की नज़रों में अलहदा है, वैसे सेम है, लेकिन जो पेजेस क्रिएट होंगे उसके लिए फिर आपको, अगर आपने उसकी ट्रैफिक कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पर फिर आपने नया ट्रैकिंग कोड लगाना है, और आपको पता है कि किस तरह का लगाएंगे। फिर उसकी जो आप गूगल एनालिटिक्स में कोड वगैरह क्रिएट करोगे तो AMP पेजेस के लिए इस तरह कोई नाम देंगे ताकि आपको डाटा ट्रैक करने में आसानी हो। उसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं बनेगी कोई? नहीं, प्रॉपर्टी बनेगी, अकाउंट सेम होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा। अकाउंट है कि नया बनाना, वैसे तो बना सकते हो अकाउंट भी नया, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, अकाउंट एक ही रहेगा, उसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, abc.com है, ठीक, कोई भी आपकी जो मेन वेबसाइट है। दूसरी प्रॉपर्टी इन पेजेस के लिए कौन सी होगी, abc.com AMP पेजेस, ठीक है, उसका नाम लग देता कि आपको डिफाइन हो डाटा कि ये वाला डाटा जो है वो AMP पेजेस का है और ये वाला जो है हमारी दूसरी अदर वेबसाइट का डाटा, ठीक है। तो उसको कंबाइन करोगे तो आपकी टोटल ट्रैफिक का डाटा आपके पास आ जाएगा। गूगल एनालिटिक्स का पता है ना क्या करता है? जी जी, ट्रैकिंग सेम मोबाइल रिस्पॉन्सिव जैसे हम लोग चेक कर रहे थे पेजेस को, इसी तरह AMP पेज जब आपने इंप्लीमेंट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, उस पेज को जाके चेक करना है ये AMP
है या नहीं है, तो आप लोग गूगल का ये टूल है, इसको जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जब प्लगइन वगैरह एक्टिव करोगे जाके उसको ट्राई करो। लेकिन बात वही है कि ये इंफॉर्मेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन की इसमें कोई वो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि अगर नहीं भी हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, डुप्लीकेट कंटेंट पे आते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट में क्या चीज़ है, क्या होता है डुप्लीकेट? एक कंटेंट दो दफ़ा, ठीक है। आपने एक यूआरएल एक आर्टिकल दो दफ़ा आपने पोस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट पे, तो वो क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट कंटेंट। तो आपने इस तरह के पेजेस जो आपकी वेबसाइट पे क्रिएट होंगे वो रखने हैं कि नहीं रखने? अच्छा, उसमें ये वजह ये होती है कि अगर आप सेम इवन तो आपका कीवर्ड भी कीवर्ड सिर्फ एक पेज के लिए होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपकी अगर व्हाट इज एसईओ एक आपका कीवर्ड है और आपने एक आर्टिकल लिखा है, कल को एक और आर्टिकल है वो भी रैंक कर रहा है व्हाट इज एसईओ पे आप ही की वेबसाइट का। वैसे देखा जाए तो फायदा है यार, दो पेजेस है, चलो ठीक है। मतलब आम बंदा जो ये सोचता है कि चलो ठीक है डबल पेजेस रैंक हो जाएंगे और फायदा जो है वो भी डबल आएगा, लेकिन इस तरह होता नहीं है। गूगल आपके उन दो पेजेस को लहदा से कंसिडर करेगा, लहदा वेबसाइट है, उसमें क्या होगा कि वो आपके दोनों पेजेस आपस में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपने इस तरह के पेज को या तो डिलीट कर देना या फिर एक कैनोनिकल यूआरएल होता है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं। वो सिर्फ टैग लगाना है और आपका वो पेज सारी अथॉरिटी उसको पास कर देगा। वैसे तो डुप्लीकेट आप लोगों ने एग्जैक्ट तो यूज ही नहीं करना, तो डुप्लीकेट कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। इवन जो आपने टाइटल नीचे लिखा हुआ टाइटल डिस्क्रिप्शन कोई भी चीज़ आपकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब है इवन जो आपने दूसरों की कॉपी पेस्ट भी नहीं करनी। किसी आज से 7-8 साल पहले हम लोग वेबसाइट बनाते थे और डुप्लीकेट किसी की वेबसाइट उठा के सारी कॉपी की, रैंक की, पैसे भी कमाए उससे। ठीक है, बड़ी आसान जिंदगी थी तब ना, गूगल भी हमें बड़ा अच्छा समझता था। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ें अपडेट्स आती गई गूगल की और हम लोग ये चीज़ें सारी बैन होती गई। अब जो गूगल पे सबसे पहले जाएगा इंडेक्स हो गए वो आपका फर्स्ट कंटेंट होगा, उसके बाद जो भी कंटेंट सेम कॉपी पेस्ट होगा वो डुप्लीकेट कहलाएगा। ठीक है, तो आपने किसी दूसरी वेबसाइट का अभी तो आप सीख रहे हैं तो इसलिए हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आपने कंटेंट जो है मैंने बताया था कि कंटेंट राइटर से यहाँ यूनिक आर्टिकल होना चाहिए। तो यूनिक आपने रीराइटर टूल्स भी मैंने कहा था कि नहीं यूज करना है, तो यूनिक कैसे बना सकते हैं? इंग्लिश इंप्रूव होनी चाहिए या फिर पैसे दो किसी को कंटेंट राइटर को, तो वो ₹1 पर वर्ड चलता है, 80 पैसे चलता है, 60 पैसे चलता है, पाकिस्तान में सारा कुछ चलता है, ₹2 भी है। ठीक है, तो वो मतलब कहने का मतलब जहाँ पे आपकी वो साइंस चलता है, तो आप लोग ये भी एज ए सर्विस लोग देते हैं। अच्छा, डुप्लीकेट कंटेंट कॉपी स्केप नीचे मैंने यूआरएल लगा दी है। कॉपी स्केप में आप सिर्फ क्लिक करो, जाके किसी की वेबसाइट का जो है जिसका आप डुप्लीकेशन चेक करना चाह रहे हो, सिर्फ यूआरएल देना है, उसने बता देना है कि ये आर्टिकल किस किस जगह पे और भी लगा हुआ। आर्टिकल से मतलब है कौन कौन सी लाइन, सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। इसी तरह साइड लाइनर है, स्क्रीनिंग फ्रॉग एक सॉफ्टवेयर है, रैक वर्जन मिल जाता है, ट्राई करना अगर डाउनलोड हो जाए तो ये भी आपको बता देता है। अदरवाइज हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कॉपी स्केप से ही पूरी हो जाएगी डुप्लीकेशन को। वैसे और भी फ्री टूल्स हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म चेकर आप लोगों ने सुना होगा, प्लेजरिज्म भी वही कैटेगरी में आता है डुप्लीकेशन। प्लेजरिज्म का मतलब है कि किसी और जगह पे सेम कंटेंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा। प्लेजरिज्म चेकर ऑनलाइन लिखना तो वेबसाइट बनी हुई है, उन पे जाके आपने यूआरएल देना है या कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देना। दोनों सूरतों में आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे ये डुप्लीकेट है या नहीं। सही जी। और गूगल भी आपको बता रहा है सर्च कंसोल में। ठीक है, ये जब आप लोग अभी ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ये ग्राफ बेसिकली गूगल कंसोल का जो आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा और मतलब जिसका काम कर रहे हैं, लेकिन ये एरर तब आएगा जब आपकी वेबसाइट रनिंग फॉर्म में होगी। तो लेकिन यहाँ पे गूगल भी आपको बता रहा होगा कि डुप्लीकेट कंटेंट है आपका। कैनोनिकल सर क्या होता है? कैनोनिकल टैग्स होते हैं वो मैं बताता हूँ। अच्छा, डुप्लीकेट कंटेंट का ये जैसे वेबसाइट आ गई,
जिसमें आप लोगों ने डोमेन नेम लिखना और स्टेटस को कहना चेक करें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, www के साथ भी वेबसाइट होती है और विदाउट भी वेबसाइट होती है। तो जब हम लोग कंसोल में रजिस्टर करवाते हैं तो कुछ लोग, अब ये एसईओ के अपने अपने हर बंदे की स्ट्रेटजी, समटाइम लोग दोनों यूआरएल्स को मतलब विदाउट www और विद www कंसोल में रजिस्टर्ड करवाते हैं और वो लैदा से मतलब वो दोनों तरफ से उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज वैसे गूगल की नज़रों में लैदा से कंसिडर होती है जब आप इस्तेमाल करें। अच्छा, कैनोनिकल बात कर रहे हैं। कैनोनिकल बेसिकली बड़ा मतलब एक टेक्निकल क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज में। कैनोनिकल यूआरएल्स अगर हमारे वेबसाइट पे हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। कैनोनिकल बेसिकली ये होता है कि व्हाट इज एसईओ, एक कीवर्ड के ऊपर आपने दो यूआरएल क्या करें, गूगल के तीसरे चौथे नंबर पे एक ही कीवर्ड। अब इस ये एरर है या नहीं एरर, एसईओ की नजर में ये एरर है। आपके सेम पेज की एक ही कीवर्ड पे वो कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, अब उसकी वजह से वो फर्स्ट पोजीशन गेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अथॉरिटी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। जैसे फौज होती है, लड़ाई कर रही है एक महाज में, वो सारी फौज कर लड़ रही है तो ज्यादा अच्छे से लड़ेगी। अगर दो महाजों में वही फौज लड़ेगी तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। यही कंसेप्ट है कि गूगल के अंदर जब आपके एक कीवर्ड के ऊपर दो यूआरएल इकट्ठे चल रहे हैं तो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग फिर कैनोनिकल टैग होता है, ठीक है। अब कैनोनिकल टैग जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका मैंने लिखा नहीं है, मेरा नेक्स्ट वो बताने का, तो चले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, कैनोनिकल टैग हम लोग लगाते हैं। अब हम लोगों ने पहले तुम दो पेजेस में से एक पेज डिसाइड करना है कि किसको रैंक करवाना है, डिसाइड हो गया। या तीसरे नंबर पे जो पेज आ रहा है उसको रखना है और चौथे वाले को खाली करवाना है। अब आपने जो फोर्थ नंबर पे सेकंड यूआरएल आ रहा है जिसको नहीं करवाना, वहां पर आपने कैनोनिकल टैग लगाना है जो हीडर में जाके लगता है। वो टैग होता है एचटीएमएल का टैग। वहां पे आपने उस टैग के अंदर यूआरएल किसका देना है, जो फर्स्ट आप जिसको आप रैंक करवाना चाह रहे हो, थर्ड नंबर उसका यूआरएल दोगे। अब गूगल जब क्रॉलर आएगा तो क्या देखेगा, कैनोनिकल टैग के अंदर वो यूआरएल देखेगा। अब वो गूगल को क्या चीज गई, सिग्नल गया कि इस पेज की निस्बत आपने उस पेज को सारी अथॉरिटी, इस पेज की सारी अथॉरिटी उसको पास कर देनी, उस पेज की बात खत्म हो गई इस टैग की वजह से। और जो आपका थर्ड नंबर पे था और वो उसकी वजह से रैंक भी कर देता है, वो दूसरे तीसरे और पहले नंबर पे भी जा सकता है आपकी सिर्फ इस स्ट्रेटजी की वजह से। ये कैनोनिकल टैग्स होते हैं, हम लोग इस पर्पज के लिए यूज करते हैं डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए, ठीक है। ये अथॉरिटी है बेसिकली। अथॉरिटी क्या होती है, अच्छा अब कल एक जिक्र हुआ था ब्लॉग क्रिएट करने का। हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं। अब डेंटिस्ट एक बंदा है, डेंटिस्ट इन लाहौर, उसने एक वेबसाइट बना ली, डेंटिस्ट इन लाहौर पे वो रैंक कर गया। उसके 5-10 कीवर्ड थे, उसने कहा मेरी अभी जो प्रायोरिटी है वो ये है, रैंक कर गया। पहली स्टेज उसने पार कर ली। अब नेक्स्ट स्टेज उसकी क्या होगी अगर उसने ट्रैफिक को इंक्रीज करवाना है, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग ब्लॉग्स ही होते हैं, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट के अंदर कंटेंट क्या होता है, जो हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं उसको कंटेंट कहते हैं। और इस स्ट्रेटेजी को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे ट्रैफिक लेके आते हैं, उसको फिर पूरी स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग। ये कंटेंट को यूज करके उसकी मार्केटिंग करेंगे और उससे ट्रैफिक गेन करेंगे अपनी वेबसाइट से। तो हमारा जो डेंटिस्ट था उसने 10 कीवर्ड पे काम किया और वो रैंक करके पहले नंबर पे चला गया, चलो ठीक है। अब सेकंड पे उसने अब आ जाना कंटेंट मार्केटिंग पे कि मजीद काम चलो, मजीद ट्रैफिक आए। अब मैं टीचर भी बन गया हूँ,
मतलब मतलब अब मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी करना चाहता हूँ जो नए आने वाले हैं, या कस्टमर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि डेंटिस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप घर बैठे किस तरह उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर वो क्या करेगा, ब्लॉग्स बनाएगा, ब्लॉग लिखेगा, पोस्ट जिसको कहते हैं, आप लोग पोस्ट देखी होगी, वो फिर पोस्टें लिखेगा। पोस्ट जो लिखेगा वो लिखेगा, उसकी भी कीवर्ड रिसर्च हर पोस्ट की क्या होगी, अलग से होगी, और उस कीवर्ड्स का वही सेम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो जाएगी। कीवर्ड की क्या होनी चाहिए, सर्चेज होनी चाहिए, सर्चेज होंगी, वो उस पर ब्लॉग लिखेगा, आप इमेजेस लगाओगे, उसकी अगर वीडियो है वीडियो लगाओगे, और उस ब्लॉग को आप क्या करोगे, रैंक करवाने की किसी और कोशिश वेबसाइट पे। उसमें एक और चीज होती है कि उसके जो कंपटीशन होता है उन कीवर्ड्स का वो लो होता है। सही। ठीक है, मतलब डेंटिस्ट है, दांत में दर्द हो रहा है तो रेमेडीज बतानी है, तो उसके कीवर्ड्स पे डायरेक्टली अगर लाहौर बेस पे तो किसी इतने लोगों ने काम नहीं किया होगा, आपको अंडरस्टूड है। जी जी। मतलब आप सर्च करने के बगैर भी आपको आइडिया हो रहा है, जब आप मजीद इसमें एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको बंदे की बात सुन के पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो लाहौर में उसका कंपटीशन नहीं होगा, तो जब आप ब्लॉग इस तरह का लिखोगे तो आपका ब्लॉग जो है विद इन डेज, वीक्स और मंथ में वो रैंक हो जाएगा। जब रैंक होगा तो क्या होगा, ट्रैफिक आएगी, तो जब ट्रैफिक आएगी तो गूगल में अगर आपके दूसरे जो कीवर्ड्स हैं उनकी पोजीशन भी इंप्रूव होंगी। अब आपकी जो गूगल विजिबिलिटी है ना वो ऊपर जा रही है। ये बड़ा टेक्निकल मैंने वर्ड यूज किया, गूगल विजिबिलिटी। ये क्लाइंट को जब भी हम लोग बात सुनाते हैं वो गूगल विजिबिलिटी की बात सुनाते हैं। हम लोग कभी नहीं ये कहते, ये बात याद रखना, और ये ट्रिक है, हम लोग जब भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, प्रोजेक्ट बात करेंगे, तो आपने कभी भी ये बात भी करनी है कि 3 महीने के बाद आपका ये कीवर्ड पहले नंबर पे चला जाएगा। आपने सिर्फ एक बात करनी है कि गूगल के अंदर आपकी विजिबिलिटी अभी इतनी है, हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ये रियलिस्टिक गोल है, पहले नंबर पे जाना रियलिस्टिक गोल नहीं है। बात समझे, हर बंदा जो नया एसईओ का बंदा वो यही बात सुनाता है, इसलिए वो पहले महीने या दूसरे महीने उसके बाद बात ही नहीं खत्म होती, क्योंकि आप पहले ही एंड में जाके बैठ गए। पहले नंबर पे आना तो हर बंदे का एंड गोल है, पहला गोल नहीं है उसका। अब क्लाइंट को तो यही चाहिए कि पहले नंबर पे मैं जाऊँ और बात खत्म हो, ताकि इसको वो तो कहता मुझे अगले दिन पहले नंबर पे ले जाओ, उसका तो पर्पज ही है ताकि पहले नंबर पे जाए और बिजनेस आपको आए। लेकिन आप लोगों ने ये कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगले महीने उसने पूछना कहाँ पे गए हैं, या 3 महीने भी चलता रहा, चलो फॉर एग्जाम्पल तीसरे महीने अगर वो पहले नंबर पे नहीं गया तो आपके पास बातें खत्म होगी, क्या बात में जवाब दोगे, दे सकते हो? ये कोई भी नहीं दे सकता। फर्स्ट पोजीशन जब आप सेट कर देते ना गोल हाई, और जो आप फुलफिल नहीं कर सकते तो क्लाइंट भी भाग जाएगा। तो ये क्लाइंट रिटेन करने के लिए एसईओ का मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ जो आप लोगों ने अपने साथ मान लेनी। कल को जब भी आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है वो आपने गूगल विजिबिलिटी की कर रही है। अब गूगल विजिबिलिटी जो होती है वो उसके टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर सिर्फ हम लोग नहीं ले सकते, आप लोग थर्ड कीवर्ड्स भी जो रिलेटेड टू उसके निश हैं वहां से भी आप उसके कीवर्ड्स को रैंक करवा के ले सकते हैं। तो वो कीवर्ड्स को रैंक करवाना क्या होता है, आसान होता है, जो कि कंटेंट मार्केटिंग के अंदर हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। और विद इन तीसरे महीने बंदे को जब रिपोर्ट जाती है ना कंपेयर टू उसके फर्स्ट मंथ, मैं रिपोर्ट भी आपके साथ आज इंशाल्लाह एक कुछ शेयर करूँगा, मतलब रियल क्लाइंट भी चल रहे हैं, तो उस पर आप देखोगे कि मतलब क्वार्टरली जो रिपोर्ट होती है जो हम लोग 3 महीने बाद किसी क्लाइंट को सेंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले महीने जब हमने काम शुरू किया था तभी एक रिपोर्ट बना के भेजी थी, और तीसरे महीने जब हमने 3 महीने काम किया उसकी भी एक रिपोर्ट बना के भेजी। उसमें क्या होगा फिर, अब उसमें तो डिफरेंस है 1000 गुना इंक्रीज का। अब गूगल सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, हालांकि उसका डायरेक्ट गोल पूरा नहीं हुआ। डायरेक्ट गोल क्या था उसका, फर्स्ट टॉप रैंक, वो नहीं हुआ, लेकिन उसको ये नजर आ रहा है कि काम हो रहा है, तो हमने यही दिखाना है कि काम हो रहा है। एंड रिजल्ट आ गया तो आपने वो क्रेडिट पूरा अपने ऊपर ले लेना है। हो सकता है आप काम करो कीवर्ड पे तीसरे महीने वो पहले नंबर पे भी चला जाए, तो आपने क्रेडिट सारा ले लेना। अगर नहीं आए तो आपने क्रेडिट फिर गूगल को दे देना कि भाई इसकी वजह से नहीं आया। बात समझ लीजिए, आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि क्लाइंट के साथ इस तरह कम्युनिकेशन
अच्छा, ये अथॉरिटी की जो बात हो रही है गूगल के अंदर, अब जो ब्लॉग्स लिखने की अपडेट आई है वो ये है कि जो ब्लॉग है वो बंदा लिख सकता है, मतलब लिख सकता है गूगल की तरफ से लिख सकता है। वैसे हम लोग तो सारे जुगाड़ू, तो गूगल क्या कहता है कि डेंटिस्ट बंदा जो है डेंटिस्ट बंदा डेंटिस्ट के ब्लॉग्स लिखे, ठीक है, बात भी उसकी ठीक है कि नहीं ठीक? मतलब मैं डेंटिस्ट ही नहीं और मैं बैठ के ब्लॉग लिख रहा हूँ तो वो कुछ समझ में आती, मैं तो गलत चीज़ भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब गूगल अथॉरिटी देता है किसको, जिसका ये ऑथर का ब्लॉग के नीचे ना इस तरह का पेज बन जाता है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग के नीचे जाके सबसे एंड में ना ऑथर का एक इंट्रोडक्शन होता है, उसका नाम होता है, उसके पूरा एक हिस्ट्री होती है, उसकी प्रोफाइल लिंक्स होते हैं, लिंक्डइन पे कहाँ कहाँ पे वो कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस है। अब इसकी वजह से गूगल जब इसको रीड करेगा तो अथॉरिटी ज़्यादा देगा उसको जो जिसने ये चीज़ें फुलफिल की हों। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डेंटिस्ट तो नहीं है लेकिन डेंटिस्ट वाला काम पूरा करेंगे। अगर तो हमारी क्लाइंट डेंटिस्ट है तो हम लोग तो उसका नाम यूज़ करेंगे, उसकी प्रोफाइल लिंक देंगे, सारा कुछ तो वो हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर लोग ये भी करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, आप लोग अगर उसे यूज़ करते हैं। तो अथॉरिटी किसको पास होगी, जो रेलिवेंट बंदा होगा जो ब्लॉग लिखेगा। एंड पे ऑथर नेम आपने एससी वाले बंदे ने नहीं लिखना अपना नाम, ऑथर वही होगा जिसके रेलिवेंट वो टॉपिक होगा। अदरवाइज आप लिख तो सकते हो, गूगल ने कोई आपके ऊपर फाइन या आपको अदालत में तो नहीं खड़ा कर देना भाई गलत काम किया, लेकिन उसने आपको रैंकिंग्स में इंप्रूवमेंट नहीं देनी। तो ऑथेंटिक काम करना है उसका वो स्ट्रेटेजी बना के, तो आपने जो ऑथर है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपकी पिक्चर होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, आपका पूरा टाइटल, सेकंड लाइन पे टाइटल है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन है, मैं वो ऐसे उधर। फिर आप एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स क्या हैं कि आपका अगर कहीं पे आर्टिकल कोई पब्लिश है, आपकी कोई प्रोफाइल है या कोई भी रिकमेंडेशन है, वो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब ये सारे गूगल को सिग्नल जाएंगे जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की और उस ब्लॉग की क्या होगी, अथॉरिटी इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू जिसने ये काम नहीं किया। क्लियर? सर ये जो गेस्ट ब्लॉगिंग होती है उसमें क्या वो किसी और की वेबसाइट पे डू फॉलो? अच्छा, ये बेसिकली जो गेस्ट ब्लॉगिंग है ये हमारा ऑफ पेज टॉपिक है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है कि एक तो होता है मैंने अपनी वेबसाइट पे ये पब्लिश कर दिया, अब ये तो मैं ऑथर हूँ, मैंने खुद अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दी। अब गेस्ट ब्लॉगिंग होती है कि आपने दूसरी वेबसाइट के ऊपर एज ए गेस्ट पोस्ट कर दी, ठीक है, वो आपको वहाँ पे लिंक देगा और आपको आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिलेगा, ठीक है। तो वो ऑफ पेज स्ट्रेटेजी है, उसमें भी बताऊंगा कि क्या ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन यहाँ तक अभी समझ लो, ठीक है। गेस्ट का मतलब है कि आप किसी की वेबसाइट पे जाके पोस्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? जी सर। इसको अब वो जो ये सारा कुछ वर्डप्रेस खुद ही कर देगा, ठीक है, आपको जरूरत नहीं, ये इग्नोर कर दो। वैसे ये चीज़ें जो है स्कीमा में यूज़ होती हैं, ये आपके जो गूगल के पेज है वहाँ पे भी आपके ये यहाँ पे शो होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई रेसिपी आप लोग निकालो तो रेटिंग बनी होती है स्टार्स वाली गूगल की, ये सारे स्कीमा में आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो मज़ीद आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो इंक्रीज होती है इन गूगल आई, अगर आपने प्रॉपर स्कीमा का इंट्रोडक्शन करवाया हो। वो उसके लिए भी एक प्लगइन है, वो यूज़ करेंगे और वो चीज़ भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। वैसे अथॉरिटी तक आप लोग समझ आ गए, ये स्कीमा जो है ना मोस्टली हमारा जो वर्डप्रेस है ना वो हैंडल कर देता है इस चीज़ में। जब आप प्लगइन इंस्टॉल कर दोगे, ये सिर्फ बताने के लिए है, समझने के लिए कि ये होता क्या है, ये कोड है जो हैंडल सीन लग जाएगा, लेकिन आप लोगों ने फ्रंट एंड में सिर्फ ऑथर को सेट करना है। ऑथर की प्रोफाइल आपकी बनी हुई है, ठीक है, बनी है कि नहीं बनी? यूजर्स के अंदर जाओ, अपनी प्रोफाइल को सेट करो, वहाँ पे मजीद प्लगइन भी मिलते हैं, थोड़ा सा ना पंगा शंगा लिया करो, वहाँ पे प्लगइन भी मिलता है ऑथर बायो इंप्रूव करने के ना, काफ़ी होते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब करोगे तो आपको प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, आप मजीद डिटेल उसमें ऐड कर सकते हो अपने ऑथर के पेज में, सही है। वर्डप्रेस आपको लिमिटेड एक्सेस देता है, अगर प्लगइन को यूज़ कर दोगे तो आप मजीद डिटेल में चले जाओगे, प्रोफाइल भी वहीं पे चेंज हो जाएगी, पिक्चर जो है वहीं पे इंट्रोडक्शन लग जाएगा, वहीं पे लिंक्डइन फेसबुक जो भी लिंक्स हैं सारे वहीं पे लग जाएंगे, प्लगइन्स मिल जाते हैं,
और वो सारे में हैंडल्स ही यहाँ पे कोड लग रहा होगा और आपको ये भी काम सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल, मच टेक्निकल वो चीज़ है। स्पीड मतलब कुछ चीज़ें होती हैं एक्चुअली, हर चीज़ की एक प्रायोरिटाइजेशन है। स्पीड जो है ना, मेरे ख्याल से टेक्निकल एसईओ के अंदर पहले नंबर पे है, ठीक है। और स्पीड होता क्या है, आपकी गूगल के ऊपर वेबसाइट शो हो रही है, यूजर ने क्लिक किया और स्पीड है कि कितनी देर में आपका कंटेंट उसके ब्राउजर में अपलोड होता है, बल्कि डाउनलोड होता है, मतलब उसके तो ब्राउजर में डाउनलोड होगा ना, वो स्पीड कहलाती है। अगर स्पीड लो होगी, कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं 20 से 30 सेकंड लेती हैं, आपने क्लिक कर दिया और 20 से 30 सेकंड यूजर बैठ के देख रहा है भाई क्या खोल दिया, वो फिर बंद कर देगा वेबसाइट को, या बैक एरो दबाएगा, वहां पे बाउंस रेट कहलाएगा। तो स्पीड आपकी अच्छी होगी तो बाउंस रेट भी नहीं होगा, बाउंस रेट जब नहीं होगा तो आप रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो ये एक रैंकिंग फैक्टर भी है गूगल का, और ये हर वेबसाइट के अंदर इशू होता है ऑलमोस्ट, इमेजेस की वजह से। इमेजेस होती हैं और भी सर्वर का मसला होता है, और ये प्रॉपर एज ए सर्विस दिखता है। वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करने की सर्विस जो है वो बिकती है। और इस लेक्चर में दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ, ये भी चीज़ें आप लोग सेपरेटली, इवन तो जैसे स्पीड बता रहा हूँ, स्पीड आप लोग एक डेडिकेटेडली ज़्यादा एज ए सर्विस भेज सकते हैं, ठीक है। अब इसको करते कैसे, प्लगइन है वर्डप्रेस WP रॉकेट, ठीक है। स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एक प्लगइन है, लेकिन ये कौन सा पेड है। आप लोगों को मैं एक अच्छा काम ये करूँगा कि आपको ये मैं फ्री में सेंड कर दूंगा, इसका प्रीमियम वर्जन जो ये $49 में दे रहे हैं। आप लोगों ने उसको सिस्टम में, अपने वर्डप्रेस सिस्टम में, मतलब ये नहीं सिस्टम मतलब वर्डप्रेस में आप लोगों ने जिप अपलोड करनी है और उसको एक्टिवेट करना है, और इसकी लहजा से एक साइड बार पे टैब मिल जाएगी एडमिन पैनल में, और उसके अंदर भी सेटिंग्स होती हैं कुछ, वो सेटिंग्स आप लोगों ने करनी है। ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट असाइनमेंट है। आप लोगों ने ये नेक्स्ट गूगल स्पीड का भी जो है URL है नीचे दे दिया मैंने। आप लोगों ने अभी जो अपनी स्पीड अभी जो आ रही है करंट, इस प्लगइन को लगाने से पहले वो भी नोट डाउन कर लेनी है, बल्कि उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर वर्डप्रेस रॉकेट को आप लोगों ने इंस्टॉल वो एक्टिवेट करना है, और उसके बाद उसके अंदर सेटिंग्स को करना है, और आपने वो करना है। उसने सारा लिखा हुआ है नीचे डिटेल में ना, हर ऑप्शन के नीचे उसने लिखा है कि इस ऑप्शन को अगर आप करोगे तो ये फायदा और ये नुकसान। तो ऐसा वो मतलब नुकसान नहीं है, मतलब वो बताएगा कि अगर नहीं कर तो उसमें सारी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी रिकमेंडेड है, तो रिकमेंडेड तो आपने क्लिक करते जाना और सेव कर देना, बस वो सारी आपकी मतलब प्रैक्टिकली करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप एक्टिव करके उस पेज पे जाओगे तो वहाँ पे रिकमेंडेड सेटिंग भी है, साथ में लिखा हुआ है रिकमेंडेड का मतलब है प्लगइन वाला कह रहा है कि ये तो करो ही करो, और उसके अलावा एडवांस है वो आप लोगों ने थोड़ा सा रीड करके वो प्रैक्टिस करनी है, कुछ लगा के चेक कर लेनी है, कभी बात करके चेक कर लेना। एट दी एंड आपके पास प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी वेबसाइट की स्पीड यहाँ पे चेक करनी है। हमारी अभी जो स्पीड है वो जिसने किसी ने अगर वेबसाइट थोड़ी सी बढ़ाई होगी, इमेजेस डाली होंगी, उसकी तो स्पीड लोड थोड़ा सा आगे पीछे होगा। जिसने अभी कुछ किया ही नहीं होगा तो उसकी तो स्पीड वैसे ही माशाल्लाह अच्छी होगी। तो थोड़ा सा होंगे वेबसाइट पे लोग ही पता चलेगा ना, मतलब अगर खाली वेबसाइट है तो वो उस पर कुछ लोड होने वाला है ही नहीं, वो तो विद इन सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाने का मकसद ये था कि आप उस पर चीज़ें अपलोड करो, प्रैक्टिस करो। अब जब ये काम करोगे तो स्पीड लोड होना चाहिए, जब लोड होगा सर्वर पे वेबसाइट पे तो तभी वो ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करो उसको। सर होस्टिंग की वजह से भी कोई मसला बनता है? हाँ, लास्ट वीक मेरी एक मीटिंग हुई है यही सेम क्वेश्चन के ऊपर। उस मीटिंग में क्लाइंट कह रहा था कि जी हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो स्लो है, तो ये एसईओ के बंदे का काम है। मैं लाइव आपको बता रहा क्लाइंट की बात जी। उसने कहा जी हमारी स्पीड लो है तो ये एसईओ वाले बंदे का काम है, तो आप लोग इसे इम्प्रूव करो।
वो हम लोग भाग नहीं सकते क्योंकि ये क्या है ऐसी हो टेक्निकल एसईओ सेंटर होम पेज एसईओ का वो काम। जी जी। तो उस पर फिर ये जो आपने बात की है उसमें क्या होता है कि अब वर्डप्रेस रॉकेट तक तो हम लोग हाँ जवाब दें, या इसके अलावा और भी प्लगइन है वैसे, लेकिन यहाँ तक तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जब आपने ये एडवांस लेवल में ये सारी चीज़ें कर दी और साइट इंप्रूवमेंट फिर भी कम है, जी जी। तो फिर अगर कहाँ पे फॉल करेगा? फिर होस्टिंग पे फॉल करेगा। आपके सर्वर की स्पीड ही स्लो है, मतलब अगर रंग ही काला है तो ऊपर जितनी मर्जी क्रीमें लगा लो तो भैंस सीधे वो काले देगा। सही बात। मतलब समझाने के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मतलब मैं उसके ऊपर जितने मर्जी प्लगइन कर दूं, स्पीड वाले 5 से 10 प्लगइन कर दूं, लेकिन पीछे सर्वर से लोड ही स्लो आ रहा है तो क्या होगा? जी उसका कोई फायदा नहीं होगा। सही। तो फिर जब आप उसको, मैंने जब बात की तो उसको कहा कि एक चीज़ होती है हमारे एंड पे हम लोग 100% कर चुके हैं। अब जो अगर 5 से 6 सेकंड ले लिए वेबसाइट तो आप उससे बात करो होस्टिंग वाले से, ठीक है। और अगर फिर भी मसला है वो भी कहानी सुनाएंगे आगे से। और बंदा ना कहानी सुनाता है, वो भी कहानी सुनाएंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो जबरदस्त है। फिर वो आपको वो आगे से बेचना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे अच्छा और भी मसला है तो फिर डेडिकेटेड सर्वर बाय कर दो। हाँ जी ऐसे ही। आप $20 दे रहे हो तो आप $100 तो हमें पर मंथ दो तो अच्छी आएगी इसके। वो करने से ऑलमोस्ट हो जाती है, कुछ का फिर भी नहीं होता। सही। एक होता है मतलब एक छोटा सर्वर होता है, एक होता है फिर पूरा डेडिकेटेड सर्वर ही बाय करवा देते हैं, वो $400 पर मंथ। फिर तो हो ही जाती है, मतलब फिर नहीं रहती, फिर हो जाती है। मैंने $400 दिया ना फिर पैसे नहीं आने लग पड़ते हैं, फिर हो गया। शेयर्ड फिर होस्टिंग ना भी हो तो उसे पता है कि अब $800 में ले जाएगा तो इसलिए अब रहना। तो शेयर्ड होस्टिंग जो है वो उसकी वजह से पड़ता है फर्क। हाँ जी, शेयर्ड होस्टिंग कल भी बात हुई थी। तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है कि एक ही सर्वर पे मतलब जैसे इस दरवाजे की कैपेसिटी है एट ए टाइम 3 बंदे गुजरने की एट ए टाइम। जी जी। अब यहाँ पे अगर 30 बंदे गुजरना शुरू हो जाते क्या होगा? कंपेयर तो जब आपकी शेयर्ड होस्टिंग होती है तो उसमें अगर आप कोई 2-4 वेबसाइट अगर या तो अच्छी चल रही है या उन पे अटैक कर दिया किसी ने हैकर ने, हाँ जी दोनों रीजन में सही। ठीक है। हमें तो ट्रैफिक से लेना है ना कि कितनी ट्रैफिक आ रही है। अगर किसी ने अटैक कर दी है या उसकी वैसे चल रहा है ट्रैफिक बढ़ गई है तो उसका इफेक्ट भी दूसरे सर्वर पे बड़ी वेबसाइट्स पे भी होगा। सही। अब एक सर्वर की कैपेसिटी है 500 MB और सेकंड स्पीड है सही। सर्वर की। अब उस पे 100 वेबसाइट चल रही है और उसकी कैपेसिटी हम लोग लगाते हैं 50,000 बंदा को एट टाइम हैंडल कर सकता है। सही। अब वहाँ पे हो जाता है 5 लाख बंदा। बिल्कुल। तो स्पीड भी वो सारी 100 की 100 वेबसाइट जैसे हमारी ये PPSC की वेबसाइट होती है तो सारे हाँ, एकदम अब अप्लाई देखो करते हैं। अब जाके रिजल्ट वाली आप वेबसाइट खोलो या BPC की या हाँ जी। PSC की कोई भी वेबसाइट खोलो अभी सही चलेंगी, NTS की सारी सही चलेंगी। लेकिन जब डे आता है हाँ जी उस दिन क्या होता है ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं और सर्वर की स्पीड उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, वो बैठ जाती है। अब फेसबुक देख लो, मिलियन यूजर एट ए टाइम यूज कर रहे हैं, उनके अपने उन्होंने फिर डेडिकेटेड सर्वर पैसे पे किए हैं, अपने बल्कि सर्वर है पे किए हैं उन्होंने, अपना डाटा सेंटर बनाए हैं जहाँ पे वो स्टोर है। सही। इन लोगों ने मतलब ज़ाहिर ये छोटे लेवल की चीज़ें हैं तो ये मैक्सिमम जो लोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, डेडिकेटेड सर्वर बाय कर लिया फिर सर्वर को बढ़ा देंगे। तो लेकिन जैसे अभी रिजल्ट वाली है वो बढ़ा नहीं सकते ना। अब एक दिन के लिए वो 364 दिन पैसे देते रहे सही। एक दिन के लिए, तो वो नहीं करते सर, वो कहते हैं यार ठीक है देख रहे होस्टिंग हैं, पता लग ही जाता है सबको, अब उस दिन पता चलेगा नहीं चलते दिन लग गए। सर होस्टिंग सर्वर अगर हमने जो है ना वो चेंज किया है तो उससे SEO पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? पहले नहीं, वाली SEO में अगर अच्छा चेंज किया तो मुझे अच्छा फर्क पड़ेगा, पूरा किया तो फिर पूरा फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा क्योंकि स्पीड का लिंक आ गया ना। जी जी। तो जहाँ पे स्पीड इंप्रूव होगी तो प्लस बेनिफिट होगा, सही। अगर आपकी स्पीड डिक्रीज होगी तो फिर नेगेटिव होगा। जी। मतलब वो स्पीड का लिंक है, डायरेक्ट होस्टिंग का वैसे कोई लिंक नहीं है SEO के साथ, लेकिन जब वहाँ पे स्पीड कंसीडर होती है तो फिर स्पीड का हम लोग वहाँ पे करेंगे। अच्छी होस्टिंग कौन सी है आजकल? वो अच्छी चलेगी, वो अच्छी है, मतलब अच्छी सारी होती हैं, मतलब अच्छे से पैसे होते हैं, सही। जहाँ पे ज़्यादा पे करोगे वहाँ पे अच्छी चीज़ मिलेगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते $5 में अच्छी चीज़ मिल जाए। सही। क्वालिटी जो चीज़ होती है वो विद
मनी आती है, मतलब पैसे $50 $100। तो आप जो होस्टिंग बाय करो, जैसे मैंने कल कुछ एग्जांपल बताई भी थी, ब्लू होस्ट वाले हैं, नेम गेटर, नेम ची वाले हैं, होस्ट गेटर वाले हैं, ये बड़े नाम है, डिजिटल ओशन है। सही। तो लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने पैकेज रखे हुए हैं, तो आपको जो सूट करते हैं आपने वो बाय करना है, ठीक है। तो बात ये है कि वो अब पाकिस्तान में पता नहीं क्या मोस्टिंग शायद बता रहा कि वो 5,000-1,500 में भी होस्टिंग दे रहे हैं। अब 1,000-1,500 में आप एक्सपेक्ट करो कि फेसबुक के साथ कंपीट करेंगे तो वो तो नहीं होगा। तो वो 1,000-1,500 वाला काम है, वो हर दूसरे दिन आप उसे मैसेज करेंगे भाई ये होस्टिंग बैठ गई है, उठाओ उसे। वो सर्वर बंद हो जाते हैं, इवन तो आग लग जाती है पाकिस्तानी सर्वर। अरे एक दो दफ़ा केस हुआ है कि वो सर्वर यहाँ पे बनाए होते हैं, बना सकते हो आप अपने घर पे सर्वर बना सकते हो। जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग सैम्प इंस्टॉल करो और उसी को लाइव है, जब आपका वही साथ कंप्यूटर जो है वो सर्वर बन जाएगा, वहाँ से वेबसाइट लोड होकर आपकी दुनिया को नजर आएगी। लेकिन हमारी नेट की स्पीड आपको पता है, लाइट भी गई तो हाँ लाइट गई बंद, और वो मतलब इस तरह के इश्यूज आएंगे। तो इसलिए पाकिस्तानी आपने बाय नहीं करनी। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो इनिशियल, जैसे बजट काम में 1,000-1,500 में काम चलाना, लेकिन जब आप एक लेवल पे जाओगे तो फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा बाहर के सर्वर्स पे ना। सही है। तो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे कि कितना आप सही हो अफोर्ड कर सकते हो। क्लियर हो गया? जी जी। सर जो मैंने वेबसाइट बनाई है ना, उसकी पिक्स लोड नहीं होती, आज हो जाती है, आज होती है। ये जो फ्री बनाई है, फ्री होस्टिंग में नहीं वो वाली पिक्चर हमेशा नहीं होती। नहीं यार 5-10 बार ट्राई की है मैंने, पब्लिश करता हूँ ये हैंडल थिंग लोड है अप डाउन लोड हो जाती है, मतलब जैसे किसी और साइट पर ट्राई किया, इस पे किसी और के इंटरनेट कनेक्शन वाली की है मैंने, फिर भी नहीं हो रही। वो नेट के इशू है बेसिकली, साइंस मसला ने बात हो जाती ये है। मसला मेरे साथ भी था, फिर प्लगइन हमने किया था एक इसका, वो इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन वाला इस तरह का था, कोई यूट्यूब से सर्च करके। हाँ, फिर ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ, वो इमेजेस को क्या करता है कि लेजी लोड एक प्लगइन होता है लेजी लोड के नाम से, ये आप ही कर देना, क्या नाम, लेजी लोड के नाम से ना एक प्लगइन है, लिख लो, ये कर देना आप लोग इंस्टॉल। ये इमेजेस का होता है, लेजी लोड का मतलब ये होता है कि वो जरा कंप्रेस करके आप इमेजेस, और सारी इमेजेस भी इकट्ठी लोड नहीं होती। आप लोगों ने समटाइम आप वेबसाइट पे गए होंगे तो जैसे जैसे नीचे आते हो तब इमेज लोड होती है। अब उसका क्या होता है कि सर्वर पे डायरेक्ट सारा लोड नहीं पड़ता। सही। अगर 20 इमेजेस आपने आपके उस पेज पे हैं तो आपने जब कॉल किया उस पेज पे तो वो 20 की 20 इकट्ठी डाउनलोड हुई, सही। बजाय इसके कि आप दूसरा काम करोगे जिस टाइम पे वो जिस स्टेज पे है वही इमेज सिर्फ नजर आए, वो बेटर है। एक दो इमेजेस नजर आ रही है, सिर्फ वो स्क्रीन पे लोड हो जाए, बाकी सारी अनलोड रहे, ठीक है। तो लेजी लोड भी है, फिर इमेज कंप्रेशन के भी वो हैं प्लगइन्स, वो यूज करो, मसला हल हो जाएगा। कैशे वो कैशे तो हम लोग कर रहे हैं, वर्डप्रेस रॉकेट जो कर रहे हैं जी जी। कैशे प्लगइन ही है। सही। कैशे प्लगइन का आइडिया है किसी को? कैशेस क्या होता है? जब आप ब्राउजर यूज करते हो, आपके गूगल जो होता है आपके सिस्टम के अंदर एक फोल्डर बना होता है कैशे के नाम से, जी जी। वहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट की जो भी हिस्ट्री होती है, जो भी लेना देना, वो सारा स्टोर हो जाएगा कैशे के अंदर। अच्छा, अब वेबसाइट वाले क्या करते हैं, जो आप लोग एक दफ़ा विजिट कर लेते हो ना, दोबारा उस वेबसाइट पे जाओगे तो स्पीड में लोड जल्दी आएगा। इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कैशे प्लगइन इंस्टॉल होता है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर वो वेबसाइट ऑलरेडी स्टोर पड़ी है, अब वो लोड नहीं लेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो WP रॉकेट है ये हम लोग उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और लेजी लोड लेता है इसका काम। लेजी लोड तो वो एक और चीज़ है ना, वो जो इमेजेस की पर्पस है कि लेजी लोड का मतलब है कि इकट्ठी सारी नहीं लोड कर सही, एक एक दो जो स्क्रीन आती जाए सेम ही वो लोड हो। ठीक। अच्छा, ये GT मैट्रिक्स है, एक मैंने स्पीड टेस्ट करने का टूल बताया, कौन सा? गूगल का। एक है GT मैट्रिक्स, आप लोगों ने इस पर भी स्पीड टेस्ट कर लेनी है और उस पर भी कर लेनी है, दोनों के स्क्रीनशॉट ज़्यादा रख लेने, बिफोर एंड आफ्टर वाला काम करते हैं, आपको फिर आइडिया आ जाएगा कि हमने जो काम किया उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। एक ये भी है, ट्राई करना है। इसके अलावा और भी बड़े हैं, जितने मर्जी आप उसको यूज कर लो, ठीक है।
और जो चीज़ें हम लोग इस स्लाइड में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारा जो है वो प्लगइन उसको कंप्रेस कर देगा, ठीक है। कंप्रेस करके वो फाइल को क्या करेगा, अगर 1 MB की फाइल है तो छोटा करके 50 KB कर देगा। तो ये इसमें स्क्रिप्ट होता है जिसके अंदर CSS और ये जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, ये बहुत लोड लेती हैं आपके ब्राउज़र पे, लेकिन वो प्लगइन क्या करेगा, इनको छोटा कर देगा, ठीक है। तो ये आपका जो सर्वर का जो आपकी कोडिंग होती है वो भी कंप्रेस होकर छोटी फाइल बन जाएगी, जो लोड करना जिसको आसान होगा, किसी भी नेट के लिए आसान हो जाएगा। आई फ्रेम टेक्स्ट कौन सा होता है? ये किसी आई फ्रेम से खोल के आई फ्रेम एक और चीज़ है, वो प्रोग्रामर मैं बता देता हूँ थोड़ा। हाँ जी आई फ्रेम क्या होता है, आप लोगों ने वेबसाइट देखी होगी। अब जैसे ये रिजल्ट हम लोग चेक करते हैं, अब रिजल्ट तो मेन वेबसाइट रिजल्ट वाली कौन सी है, जो बोर्ड की होती है, फैसलाबाद बोर्ड की एक वेबसाइट है, मुल्तान बोर्ड की, लेकिन बोर्ड के अलावा भी रिजल्ट शो हो रहे होते हैं दूसरी वेबसाइट से। अब ये कैसे होता है, ये आई फ्रेम से होता है। वो आई फ्रेम क्या करते हैं कि जितना हिस्सा बोर्ड की वेबसाइट पे रोल नंबर लिखा जाता है ना, उतना वो आई फ्रेम उठा के वो कोड लगा देते हैं अपनी वेबसाइट पे, उतना हिस्सा सिर्फ उस वेबसाइट से वहां से आ रहा है, बाकी सारी वेबसाइट अपनी है, वहां से पैसे कमा रहे हैं। तो आई फ्रेम हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ये बेसिकली कोडिंग का वो है पैसे कमाने की। तो आई फ्रेम क्या होता है कि एक टैग है, शुरू होता है बंद होता है, उसके अंदर जो भी आप कोड दूसरी वेबसाइट का ऐड कर दोगे वो ओपन हो जाएगी आपकी वेबसाइट की होता है, विदाउट एनी उससे पूछने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। तो सिर्फ उतना ही हिस्सा आप लोग जितना भी हिस्सा चाहते हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है, अब वहाँ पे रोल नंबर लिखने का एक सिर्फ सेक्शन वो सेक्शन उठा के आपने दर्ज लेना, और आप लोगों ने उसको रैंक करवाना है SEO करके, ठीक है। और रैंक हो गई तो लोग उस पर आएंगे, जब रिजल्ट आएगा लोग आएंगे, आपने साथ ही गूगल एडसन लगाया होगा, पैसे कमाने का भी तरीका होता है। जब गूगल एडसन लगा होगा तो फिर लोग आएंगे देखेंगे, तो आपको फिर उसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे। गूगल एडसन होता है, गूगल वाले पे जाते हैं। अच्छा, ये schema.org है, इसका भी एक प्लगइन है, ठीक है। ये स्कीमा के प्लगइन है, मैं आगे वाली स्लाइड में आ गया। वर्डप्रेस schema.com प्लगइन है, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना, बाकी काम इसमें सारा कर देना है। आपने सिर्फ इंस्टॉल करके इसको एक्टिव कर देना, इसकी सेटिंग में जाके, और बाकी काम इसमें खुद कर देना है। स्कीमा क्या होता है, जो गूगल के अंदर एक तो होता है टाइटल, एक होता है डिस्क्रिप्शन, और एक होता है यूआरएल, 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें गूगल पे एक्स्ट्रा नज़र आ रही है वो स्कीमा के थ्रू नज़र आ रही है। अगर वहाँ पे रेटिंग्स आ रही हैं तो स्कीमा के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो स्कीमा वहाँ से खुद ही ऑटोमेटिकली चीज़ें उठा के गूगल को बताएगा कि ये पेज इसके अबाउट है, रिव्यू है, तो उठा के रेटिंग वहाँ पे लगा देगा, वो आपकी वेबसाइट को बेनिफिट होगा। इसका भी सेम है, आप उसको उस पेज को टेस्ट कर सकते हो कि स्कीमा इनेबल्ड है या नहीं, सेम उसी तरह जैसे वेबसाइट होस्टिंग है, ठीक है। अब ये लोकल बिजनेस का, इसमें क्या वो कह रहा है कि लोकल बिजनेस के अंदर वो क्या कर रहा है, उसके अंदर जैसे ये कोड में लिखो पोस्टल एड्रेस आ रहा है, दैन मिला, ये मतलब बाय डिफॉल्ट एक डमी एड्रेस है। उसमें क्या हो रहा है कि स्कीमा के उसको हेल्प करेगा आप लोकल एसईओ में। लोकल एसईओ में मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था, लोकल एसईओ का होती है लोकल बिजनेस, मतलब इस गाँव के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको उसकी एसईओ करते हैं, तो वो कौन सी एसईओ कहलाएगी, लोकल एसईओ कहलाएगी, सही, ठीक है। तो लोकल एसईओ के लिए क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, उसका नंबर, उसका नाम, उसका सारा डाटा, वो यहाँ पे स्कीमा जब आपने इनेबल किया होगा बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, तो वो डाटा जो है गूगल को जाएगा, गूगल से सिग्नल मिलेगा, तो आपकी वेबसाइट लोकल लेवल पे आपकी वेबसाइट प्रमोट होगी। अगर कंपटीशन नहीं है, लोकल एसईओ में भी कंपटीशन आता है, जब आता है जब आपके अलावा भी उस कीवर्ड के अगेंस्ट लोग बैठे हैं। सही सर, वो जो होती है लोकल एसईओ वो भी योस्ट के जरिए ही करते हैं? नहीं, लोकल एसईओ बेसिकली होता कुछ नहीं है, लोकल एसईओ करने का तरीका और होता है। लोकल एसईओ के लिए आपको वेबसाइट तो चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको GMB चाहिए। GMB क्या होता है, गूगल माई बिजनेस। अच्छा, गूगल माई बिजनेस क्या होता है, आप कोई भी कीवर्ड लिखते हो तो एक एड्रेस बार वाला आता है, मतलब 3 वो नक्शे से बने होते हैं, गूगल मैप बना होता है, देखा है किसी ने? तो गूगल मैप वो बेसिकली गूगल माई बिजनेस है।
गूगल में बिजनेस पे आप अपना बिजनेस जाके रजिस्टर करते हो, वो आपके बिजनेस पे फिर गूगल वाले कोड भेजते हैं पोस्टर, सही ये इसी डाकखाने के थ्रू आता है बाहर से, सही वो उसके अंदर पिन लगी होती है। पिन को फिर आप लोग क्या करते हो, उस पे जाके करते हो वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई के बाद फिर वो आप बिजनेस प्रमोट करते हैं। उसकी एक अलग SEO है, मतलब आपने लोकल डायरेक्टरीज में और लोकल लेवल पे आप लोगों को लिंक्स मिलने चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो सारा सिनेरियो क्या कहलाएगा लोकल SEO के अंदर है। जी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर मेन चीज़ ये है लोकल का मतलब है कि लोकल लेवल पे आपने काम करना है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई है मसला सर? नहीं सर। अच्छा, आज हमारा जो फोन पे SEO का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बेसिक उसका। अब इसके अंदर ये है कि जितनी चीज़ें मैंने करवाई हैं मैंने गो थ्रू वो करवा दी है। आप लोगों का जो इसमें ब्रेक रखी है ना 5 दिन की, वो मैंने इसलिए रखी है कि आप लोग सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। सही मैं पूरा 5 दिन भी पढ़ाता रहूँ तो आप अगर जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। सही बजाय इसके कि मैं 2 दिन पढ़ाऊँ और आप 5 दिन प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये मैंने मतलब वो ट्राई भी किया, इसलिए यही स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगी है। लोग जो करने वाले होते हैं वो इसी तरह निकल गए हैं। सही तो आप लोगों ने जितनी भी 2 दिन में चीज़ें और इससे पहले भी जो चीज़ें हैं पूरा हफ्ता उसको ट्राई करो, लेकिन आएगा ये ट्राई करने के बाद। अगर आप कहोगे ना विदाउट बातें करने वो सारा वो नहीं होगा। मुश्किल इतना नहीं है कि आप लोग समझोगे कि हो ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। वो एक दफ़ा तो सर दर्द होगा मसले में, मतलब बंदा कहेगा यार ये समझ नहीं आई, पता नहीं क्या। लेकिन आपको बेनिफिट ये है कि आप आपस में भी डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्लास में या से वैसे पूछ सकते हैं, तो आपको बताना मतलब आपको मसला इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जब आपका मसला सॉर्ट आउट हो गया तो नेक्स्ट टाइम वो मसला आएगा तो फिर मसला नहीं होगा। सही बात। फिर वो आप कहोगे ये तो सेकंडों का काम, 2 मिनट का काम। मैं 2 मिनट का काम जो कहता हूँ ना, मैंने उस 2 मिनट के लिए हो सकता है 2 महीने लगाए हों, सही बात। ठीक है ना, लेकिन वो अब 2 मिनट में कहता हूँ कि 2 मिनट का काम आपके लिए अभी हो सकता है 2 घंटे या 2 दिन का काम हो। सही। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे फिर आप भी कल को इसी जगह पे आप खड़े होंगे, लड़कों को बता रहे होंगे तो उसे कहोगे 2 मिनट का काम, वो सोच रहे होंगे यार पता नहीं केड़ा 2 मिनट का साढ़ा सिर पीट कर। हाँ ठीक है, वो आप उन्हें कन्विंस कर रहे होंगे कि भाई टेंशन लो, पढ़ो, बात है ना, इसी तरह चलता है। सर HRF का ट्यूटोरियल थोड़ा सा दे दें। HRF का टूल क्या? मैंने कहा उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, अगर नेट चल रहा है। नेट नहीं चल रहा।